नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आसन दौरे पर हैं। आज उन्होंने नाजिरा और सदिया विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस असम की जनता से किए सभी वादों को पूरा करेगी। सीएम ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समूह की ऊर्जा से इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी ये सीट पिछले चुनाव से भी अधिक वोट से जीतेगी। उन्होंने कहा कि मैं जिस भी विधानसभा में प्रचार करने जा रहा हूं, वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी ही मेरा नेता है और अपने नेता के साथ खड़े रहना हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व। सीएम ने कहा कि आपका एक वोट किसी को अर्श और फर्श पर बैठा सकता है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सरकार चाय बागान कर्मियों को 365 रुपए, गृहिणियों को 2000 रुपए महीना और 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करेगी। इसके साथ ही 5 लाख लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज असम में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। सीएम शिवराज सिंह ने नाहरकटिया, दुलियाजन और डिब्रूगढ़ में चुनावी रैलियां की। नाहरकटिया में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। अपनी चुनावी सभाओं में सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी SRP यानी कि सर्प बनकर रह गई है। S में सोनिया गांधी, R से राहुल गांधी और P प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने असम को विकास नहीं बल्कि घुसपैठ दिया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में असम विकास के पथ पर है। सीएम शिवराज सिंह ने असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल की जमकर तारीफ की और कहा कि जो सबको आनंद दे वही सर्बानंद सोनोवाल है। सीएम शिवराज सिंह का यह भी कहना कि असम को वीरों, कर्मियों, साहित्यकारों और कलाकारों की उन्होंने भूमि बताया है। कांग्रेस भी 5 गारंटी दे रही है। इस बार 5 गारंटी का मुद्दा लेकर आ रही है। 55 साल में कोई गारंटी पूरी नहीं की। कांग्रेस की गारंटी नहीं है, राहुल गांधी की गारंटी नहीं है कि आज क्या कहेंगे कल क्या कहेंगे, कल कांग्रेस का क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। G23 एक अलग ग्रुप बन गया है और आसाम में भी कई धड़े हैं। जिस पार्टी की ही गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देगी। भाजपा में उपेक्षा से नाराज बहुत से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह से प्रदेश प्रभारी से मिलने वालों का यहां तांता लगा रहा। भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, रायगढ़, कवर्धा और बिलाईगढ़ के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी से मुलाकात की है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा में बची हुई नियुक्तियों को लेकर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी OP चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू को तलब किया और जल्द से जल्द बची हुई नियुक्तियां करने के निर्देश भी दिए हैं। आज प्रदेश प्रभारी से मिलने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, संजय श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री महेश गागरा, सच्चिदानंद उपासने, मोहन एंटी शामिल थे। वहीं प्रदेश प्रभारी ने इन सभी से 1-to-1 चर्चा की। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खुलकर बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता ने चुटकी ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी का इस मामले में कहना है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में जो उपेक्षित थे वो आज भी उपेक्षित ही हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी महोदया पर्याप्त समय के साथ सभी कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। पूरे प्रदेश का हाल वो स्वयं समझ रही हैं। महिला मोर्चा के आगामी दिनों में होने वाली कार्य समिति के संदर्भ में महिला मोर्चा ने मुलाकात की। प्रदेश के सभी जिलों से, बहुत सारे जिलों से कार्यकर्ताओं ने आकर उनसे भेंट किया, उनका स्वागत सत्कार किया, उनसे मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के शासनकाल में केवल व्यावसायिक प्रवृत्ति के लोग हावी थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को उत्तंग शिखर तक पहुंचाने का काम किया। और तो भारतीय जनता पार्टी के वो निष्ठावान कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे, वो उस दौर में भी उपेक्षित थे। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का दुखी होना स्वाभाविक है।
हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री पर विवाद मामले में कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल पर गाज गिर गई है। कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। बता दें कि बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने पर मानक अग्रवाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कांग्रेस के अनुशासन समिति ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नहीं है, क्योंकि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। मानक अग्रवाल ने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश पचौरी की साजिश बताया। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में दमनकारी नीति पहले से ही चली आ रही है। कांग्रेस में सच बोलने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई की जाती है, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये कार्रवाई अनुशासन समिति की है। समिति में विचार विमर्श के बाद ही ये फैसला लिया गया है। बाबूलाल चौरसिया जो गोडसे का समर्थक है, उसको जब कांग्रेस में लिया तो मैंने भी विरोध किया और सभी लोगों ने विरोध किया। उसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। मुझे प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति से निकलवाने का नोटिस दे दिया, जबकि एआईसीसी मेंबर को सिर्फ एआईसीसी की अनुशासन समिति उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मानक अग्रवाल जी एक बड़े कद के नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस में तो सत्यवाद का स्थान ही नहीं है, वहाँ तो चाटुकारिता का स्थान है। तो मुझे लगता है जो नहीं कर पाएगा उसको इस पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा। ये उनका प्रकरण अनुशासन समिति में आया था और उस अनुशासन समिति ने उस पर विचार करके पिछली बैठक में, और अभी उस पर जो फैसला लिया है तो वो एग्जीक्यूट हो गया। सीधी जिले के मझौली नगर पंचायत में आयोजित मिशन नगरोदय में धौनी से भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम और मझौली नगर परिषद के अध्यक्ष रूबी सिंह के बीच जमकर टूट। अध्यक्ष का माइक बंद करा दिया गया और इस पर अध्यक्ष ने कहा कि आप विधायक के लायक नहीं हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग खूब मजे लेकर इसे ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम में नगर परिषद की अध्यक्ष रूबी सिंह अपने कार्य की उपलब्धि बना रही थी। मझौली नगर में पेयजल के लिए नल जल योजना शुरू करने की बात कही तो विधायक को नागवार गुजरा और मंच से ही उन्होंने कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम है, यहाँ अपनी उपलब्धि मत गिनाएं। इस पर रूबी सिंह और विधायक के बीच जमकर तू मैं हुए। तो अपमान का बदला पूरा हो गया इससे? बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर विधायक जी स्वयं आकर माफी मांगेंगे तब भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। तो आप लोगों ने अभी देखा मेरे साथ ही जब सम्मान नहीं हुआ, तो मैं कैसे चाहूँगी ये सरकार ऐसी है जो सम्मान करेगी। ऐसी सरकार जो सम्मान ना कर सके, महिलाओं का विरोध करता है, ऐसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए, ना किसी महिला को चाहिए। छत्तीसगढ़ लगातार बारदाने की समस्या से जूझ रहा है। बारदाने की कमी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच अब बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल बारदाने की कमी को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी, लेकिन राज्य सरकार को अभी तक नए बारदाने नहीं मिले। एफसीआई में 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जाना था और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने पुराने बारदाने से चावल लेने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि जब राज्य सरकार को मालूम है कि धान खरीदी करनी है तो पहले से बारदाने की व्यवस्था क्यों नहीं की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और खाद्य मंत्री जी हमारे अमरजीत भगत तीनों गए थे। केंद्रीय खाद्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार ने बारदाना देने में जूट कमिश्नर के माध्यम से लगभग असफल रही है, तो उन्होंने पुराने बारदाने से ही एफसीआई में चावल लेने की मांग स्वीकार की थी। लेकिन दुर्भाग्य है सामने कुछ और बोलते हैं, आदेश कुछ और निकलता है। तो बारदाने की बात को लेकर के आ रही है, वास्तविक में सरकार को ये बात मालूम है कि हर साल धान की खरीदी करनी है। समय रहते बोरा की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं हो पाई? तो छत्तीसगढ़ में सरकार सोई रही समय रहते। मुझे लगता है राज्य सरकार समय रहते कुछ करना चाहती नहीं है और केवल केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहती है। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किश्त इसी माह देने जा रही है। लगभग 18.5 लाख किसानों को 1200 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। राजीव गांधी न्याय योजना की सभी किश्त देने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से भाजपा पर आक्रामक होने जा रही है।
कांग्रेस रणनीति बना रही है कि न्याय योजना को लेकर वो किसानों और आम जनता के बीच जाएगी और ये बताएगी कि कैसे छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता किसान विरोधी हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम तो पहले ही किसानों को उनकी पूरी राशि देने के लिए कह चुके हैं। बजट में 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। वहीं मंत्री चौबे ने यह भी कहा कि हम किसानों को एक मुश्त राशि दे सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लगातार अड़ंगा लगाए जाने की वजह से 4 किश्तों में ये राशि दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान भाजपा सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में हुए काम की वजह से ही समृद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किश्तों में भुगतान कर किसानों को परेशान ही किया है। 4 किस्तों में देने का निर्णय हुआ और पहला किस्त 21 मई को, दूसरा किस्त 20 अगस्त को, तीसरा किस्त 1 नवंबर को और चौथा किस्त मार्च महीने में हम तो देने जा रहे हैं। भाजपा क्या आरोप लगाती है, क्या आरोप नहीं? उन्होंने जो स्वयं वादे किए थे तो किसानों को आज तक नहीं दिए, और खुद नहीं दिए तो नहीं दिए, जो दे रही है उसको केंद्र सरकार के माध्यम से अड़ंगा क्यों डलवा रही है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। ये सरकार ने चुनाव के पहले ये नहीं कहा कि हम किस्तों पे राशि देंगे, और किस्तों पे राशि देना एक प्रकार से किसान के साथ में न्याय नहीं है, बल्कि उनके साथ में अन्याय है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अब देश भर में घूम घूम कर किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में वो जबलपुर पहुंचे। यहाँ के सिहोरा तहसील में आयोजित किसान महापंचायत में वो सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि जबलपुर क्रांति का उद्गम स्थल है, यहाँ से क्रांति की मशाल जलानी पड़ेगी। यहाँ उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि सरकार को कोई पार्टी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं और इसलिए वो हमसे बात नहीं कर रहे। किसान भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो इस आंदोलन में आगे आए, क्योंकि आंदोलन और लंबा चलने वाला है। राजनीति वाला तो राजनीति तो रही नहीं यहाँ देश में, कहाँ राजनीति रहेगी? यहाँ तो कंपनी राजनीति कर रही भाई। यहाँ ना सरकार है किसी पार्टी की, सरकार भी नहीं है किसी पार्टी की। गर्माहट है यहाँ, गर्माहट है। यहाँ से क्रांति शुरू होगी, एमएसपी की क्रांति यहाँ से शुरू होगी। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को लेकर एक अहम बैठक की गई। स्टेडियम की बैठक व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना की गाइडलाइन का हालांकि सख्ती से पालन अब किया जाना होगा। वहीं टिकट और पास वितरण में भी सख्ती बरती जाएगी। अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, उसको देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। बैठक की गई आज स्टेडियम की बैठक में। व्यवस्था में हालांकि ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का अब बेहद सख्ती से यहाँ पर पालन किया जाएगा। टिकट और पास वितरण में भी सख्ती बरती जाएगी। इसके साथ ही अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर स्टेडियम में प्रतिबंध लगाया जाएगा। बीते दिनों जिस तरीके से भीड़ देखी गई और उसके साथ ही कई गाइडलाइन का पालन यहां पर नहीं किया जा रहा था, उसे देखते हुए एक अहम बैठक आज यहां पर हुई, जिसमें गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, स्टेडियम की व्यवस्थाओं को लेकर एक अहम बैठक यहाँ पर हुई है, किस तरीके की गाइडलाइंस है, क्या कुछ अब सख्ती बरती जाएगी? निश्चित तौर पे रचना ये की बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ये जो नया रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज जो चल रहा है, उसमें आज एक दिन में एक खबर सामने आई थी कि 2 लोग मैच देखने के बाद जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी भी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने नहीं की। उसके बाद ये, लेकिन ये एक खबर ही जो शहर में फैली है, उसके बाद से जो पुलिस के और जिला प्रशासन समेत जो आयोजन समिति है, उनके जो सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी एक अहम बैठक जो है स्टेडियम में ही बुलाई गई थी। और उसके बाद उसमें ये अहम फैसला लिया गया, क्योंकि जिस दिन से जो अभी परसों की बात करें इंडिया के जो मैच की, उसमें जिस तरीके की भीड़ देखी गई थी, उसमें कई बड़े सवाल खड़े हुए थे। काफी भीड़ थी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। उसके बाद जो है ये बैठक हुई है। बैठक में ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि स्टेडियम की जो व्यवस्था है वो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये जरूर है कि उसमें कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए जो आयोजन समिति है उसके द्वारा और जो जिला प्रशासन है, पुलिस विभाग है, उनको इस बात की सख्त हिदायत दी गई कि कोरोना गाइडलाइन का जो है सख्ती से पालन कराया जाए।
उसके अलावा जो है जिस तरीके से टिकट और जो 5 वितरण जो किया जा रहा था उसमें जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही थी उसमें सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। और उसके अलावा जिस तरीके से जो कई लोग अपने रिश्तेदार या किसी दोस्तों यारों को अंदर डाल देते थे आधे मैच के बाद, अब उसमें वो पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। और उसमें ये जिस तरीके से बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि क्रिकेट प्रेमियों की सुविधा के लिए जो स्टेडियम के बाहर जो है टिकट काउंटर जरूर उसमें बढ़ाए गए हैं और पार्किंग जो है पार्किंग भी की व्यवस्था भी वहां बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और टिकट चेकिंग के लिए पुलिस के और खेल प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए कि टिकट चेक करने के बाद ही अंदर जो गिनती के टिकट बिकते हैं या पासेस जारी होते हैं उन्हीं लोगों को अंदर दिया जाए। तो इस तरीके का एक बड़ी जो अहम बैठक है वो अभी देर शाम हुई है और उसमें निर्णय लिए गए और सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा इस बैठक में अगर बात करें तो एसएसपी रायपुर, कलेक्टर रायपुर, आईजी रायपुर रेंज और जो कई बड़े अधिकारी जो थे जिला प्रशासन के और साथ में जो आयोजन समिति के जो आयोजक लोग थे उन लोगों को बिठा के इसमें बैठक हुई है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली है और ये कहा गया है कि जो बैठक में निर्णय लिए गए हैं उसका मैदान में सख्ती से फोर्सली इम्प्लीमेंट किया जाए, इस बात की खास हिदायत दी गई है। और इस बैठक में जो पूरी सुरक्षा के प्रभारी हैं, जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट के जो आईजी दुर्ग हैं विवेकानंद सिन्हा, वो भी मौजूद थे और उनको इस बात की खास तौर से कहा गया है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें जो अभी जो मैच होने हैं और उसमें जो है पूरे नियमों को और उसके जो कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत पूरी नियम को फॉलो करवाया जाए। जी, एक बड़ी चुनौती होगी तहसीन ये, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को व्यवस्थित करना और अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर करवाया जाता है तो फिर तो स्टेडियम की जो भीड़ है वो सीधे तौर पर आधी हो जाएगी। लिहाजा देखना होगा कि किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं और कितने जिम्मेदारी के साथ जनता भी इसे मानती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर में शातिर महिला गैंग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये चोरी ज्वेलर्स की दुकान पर हुई, जहां 4 महिलाओं की गैंग ने सोने के जेवर से भरे बक्से को चुरा लिया और वहां से फरार हो गई। हालांकि उनकी ये करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि टोपी बाजार स्थित मृगनैनी ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की यह वारदात हुई है। दुकान संचालक भूपेंद्र सुखीजा ने बताया कि 4 महिलाएं सोने के टॉप्स खरीदने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आया और वो चली गई। कुछ देर बाद जब उसने दुकान में चेक किया तो सोने के जेवर से भरा बॉक्स गायब था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें चोरी की वारदात साफ नजर आई। चोरी हुए जेवर की कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। महिलाएं 4 थी, 4 बच्चे भी थे उनके संग में। 2 महिलाएं पहले आई, फिर एक बाद में आई, कुछ चौथी और बाद में आई। 4 ने शॉल पहनी थी तो शॉल में उसने डब्बा वो दबा दिया। 160 से 65 के आसपास वजन गोल्ड का जेवर था। मेरे खरीदने के वहाँ है, उनने जेवर देखे, जब तक उन्होंने ध्यान बदल गया एक महिला ने उनके जेवरों से भरा हुआ डब्बा शॉल के अंदर छुपा के चोरी करके ले गई। उनके जाने के बाद इन्होंने देखा उसमें कैमरे में, तब इनको जानकारी हुई 2-3 घंटे बाद। सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर हमने पार्टी दबाना चाहिए। हनी ट्रैप मामले में इंदौर कोर्ट में आज रेप पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। उज्जैन सेंट्रल जेल में बंद पीड़िता ने इंदौर नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के केस में अपने बयान दर्ज करवाए। पीड़िता के वकील यासिर खान ने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर हरभजन सिंह ने उसे होटल में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं दूसरी बार हथियार के दम पर फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पूरे मामले में उज्जैन सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पीड़िता के मेडिकल कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही उसकी रिपोर्ट 2 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा गया। वहीं पीड़िता ने जिस होटल का जिक्र किया है उसके मालिक को 17 मार्च को कोर्ट में मौजूद होने कर बयान देने के निर्देश मिले हैं। 14 फरवरी को आयोजित हुई सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मॉडल आंसर और रिजल्ट को लेकर एक बड़ी आपत्ति खड़ी हुई है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि सीजीपीएससी ने इस परीक्षा के जिस संशोधित मॉडल आंसर के आधार पर परिणाम जारी किया है उसमें ऐसे जवाबों को सही मान लिया गया है जो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।
परीक्षार्थियों ने इस पर आपत्ति जताकर कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। वहीं मॉडल आंसर में छत्तीसगढ़ में वर्षा का आधार दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं को बताया गया, जबकि राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम हवाओं की वजह से होती है, जिसकी पुष्टि खुद मौसम वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। सीजीपीएससी ने उस कथन को भी गलत बताया है जिसमें कांगेर घाटी का बायोस्फीयर जोन नहीं होने का उल्लेख है, जबकि कांगेर घाटी को सालों पहले बायोस्फीयर श्रेणी से हटा दिया गया है। इसी प्रकार से संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बताने वाले कथन को भी गलत बताया गया। मॉडल आंसर में प्रति व्यक्ति आय को लेकर भी गलत जवाब की शिकायत है। इस मामले में सीजीपीएससी के अध्यक्ष ने सवालों के जवाब 5 एक्सपर्ट से वेरीफाई कराने की बात कही है। तो वहीं परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि दावा आपत्ति मंगाए जाने के बाद घोषित परिणाम में संशोधन संभव नहीं। इस प्रोसेस में आयोग का कोई अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होता है। संबंधित विषय के एक्सपर्ट के अंतिम अभिमत के आधार पर ही ये कार्रवाई की जाती है। एक बार संशोधन मॉडल आंसर जारी हो गया, उसके बाद किसी प्रकार की कोई दावा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती है। छत्तीसगढ़ में किस मानसून या किन हवाओं से बारिश होती है? छत्तीसगढ़ में जो मानसून की बारिश होती है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही। अभी जो रिजल्ट आया है वो पिछले बार से ज़्यादा गलत है और हर क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत ही लिया है। 4 से 5 सवाल गलत हैं, उसका माइनस मार्किंग को मिलाते हैं तो 12 नंबर प्रभावित हो रहे हैं। इसमें हजारों बच्चे आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए हम माननीय हाईकोर्ट जाके जो है कोशिश करेंगे कि ये सारे सवाल सही हों। मध्य प्रदेश में सिर्फ चंबल बुंदेलखंड के जिले ही नहीं बल्कि भोपाल में भी खनन माफिया बेखौफ है। आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर तमाम नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन किया जा रहा है। बीते 10 दिन में 3 बड़े पहाड़ों को खोदकर बर्बाद किया जा चुका है। इसे लेकर IBC 24 ने मौके का जायजा लिया। प्रदेश में अवैध उत्खनन को लेकर सियासत यहां पर गरमाई हुई है और इतना ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल में भी अवैध उत्खनन को लेकर माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं वो तस्वीर आज हम आपको दिखाते हैं। हम यहां पर मौजूद हैं आचारपुरा में, जो कि राजधानी भोपाल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, जो राजधानी भोपाल की सीमा में यहां पर आता है, नगर निगम की सीमा में आता है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह अवैध उत्खनन की यह पूरी तस्वीर है। और जिस प्रकार से जो झाड़ है, पेड़ है और जो पहाड़ है उनको यहाँ पर बिना परमिशन के, बिना अनुमति के खत्म यहाँ पर किया जा रहा है। ना सिर्फ एक पहाड़ बल्कि हम आपको दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं कि जो दूसरा पहाड़ है उसको भी यहाँ पर बर्बाद किया गया। और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं 3 लेयर्स यहाँ पर बनाई गई है और भारी मात्रा में यहाँ से अवैध उत्खनन यहाँ पर किया गया है। और यही स्थिति तीसरे पहाड़ की भी है। जो दबंग है वो हथियारों से लैस होकर यहाँ पर अवैध उत्खनन यहाँ पर कराते हैं और इसकी जीती जागती तस्वीर जो है वो हमारे सामने है। हमारे साथ शिकायतकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने राजधानी की करीब आधा दर्जन से ज्यादा अवैध उत्खनन को लेकर शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्हीं से बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से अवैध उत्खनन यहाँ पे हो रहा है? जी, आप ये देख सकते हैं कि भोपाल शहर के अंदर खूबसूरत पहाड़ियाँ कहीं ना कहीं खनन के नाम पे या निर्माण के नाम पे ख़त्म की जा रही हैं। उसका ये उदाहरण है कि ये आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो है डीम फॉरेस्ट की श्रेणी में आता है। शिकायत करें, कुछ भी करें, यहाँ कार्रवाई कुछ नहीं होती। और लगातार आप देख रहे हैं कि भोपाल की इतनी खूबसूरत पहाड़ी और जंगल और बंदूक की नोक पर जो है वहाँ बैठे रहते हैं और आप इसको रोक नहीं सकते। तो ये शिकायतकर्ता है जो साफ तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं कि बंदूक की नोक पर राजधानी भोपाल में किस प्रकार से खनन हो रहा है। सवाल यह है कि जब राजधानी की ये तस्वीर है तो प्रदेश के उन जिलों का क्या होगा जहां पर प्रशासन जो है वो सीमित दायरे में है और जहां पर पूरा का पूरा अमला है वो भी बड़ा सीमित है। कैमरामैन रमेश के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।